नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 11 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे हैं ऊपर का ये बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या कि भारत के अलावा निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी तब राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और जान लेते हैं। देखिए जबकि भारत फील्ड हॉकी के प्रति अपने जुनून के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, पाकिस्तान भी इस खेल के प्रति गहरे प्रेम को साझा करता है। ऐतिहासिक महत्व फील्ड हॉकी का दोनों देशों में एक समृद्ध इतिहास है जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से है। इस युग के दौरान इस खेल ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपार लोकप्रियता प्राप्त कर लिया है। प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंद्विता फील्ड हॉकी में भारत पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता पौराणिक है और इन दोनों देशों के बीच होने वाले मैच अक्सर तीव्र और बहुप्रतीक्षित होते हैं, जो खेल के प्रति साझा जुनून और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संदर्भ को दर्शाता है इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय सफलता दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी प्रतियोगिताओं में महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया है। पाकिस्तान ने 4 बार पुरुष हॉकी विश्व कप कब देखिए 1971 में, 1978 में, 1982 में और एक 1994 में जीता है, जो कि वैश्विक स्तर पर खेल में उनके प्रभुत्व को दर्शाता है। राष्ट्रीय मान्यता हालांकि कानून के द्वारा आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, फील्ड हॉकी जो है वो पाकिस्तानी एक विशेष स्थान रखता है और व्यापक रूप से राष्ट्रीय गौरव और खेल उत्कृष्टता में प्रतीक के प्रति पहचाना जाता है। संस्कृति में उसके बाद जान लीजिए कि घरेलू विकास पाकिस्तान में खेल को मजबूत घरेलू समर्थन पर्याप्त है। इसमें कई अकादमियां और क्लब युवा प्रतिभाओं को पोषित करता है और यह देश में फील्ड हॉकी के निरंतर विकास को सुनिश्चित करता है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का स्थापना कब हुआ था। तो देखिए ये हुआ था दिसंबर 1970 को हुआ था। देखिए इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के एक कार्यकारी आदेश के द्वारा किया गया था। ईपीए का जो मिशन है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। एजेंसी पर्यावरण कानूनों को बनाने और लागू करने, पर्यावरण का निरीक्षण करने और पर्यावरणीय खतरों को कम करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। ईपीए का काम वायु और जल प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण सहित पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि ईपीए ने संयुक्त राज्य अमेरिका में वायु और जल की गुणवत्ता में सुधार, प्रदूषण को कम करने और जन स्वास्थ्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की स्थापना प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए किस वर्ष में इसका स्थापना हुआ था। तो देखिए ये कब हुआ था, ये हुआ था 2017 ईस्वी को, ठीक है। देखिए यह एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जिसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त है और नवंबर 2017 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश भर में विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्थापित किया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि एनटीए संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य यानी कि जेई मेंस राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, स्नातक नीट यूजी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षण आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। यह कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट और ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित करने के लिए भी जिम्मेदार है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का आदर्श वाक्य मूल्यांकन में उत्कृष्टता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कि कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये हो जाएगा कहाँ का, राजस्थान का हो जाएगा ये। देखिए कालबेलिया एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से कालबेलिया समुदाय के द्वारा राजस्थान में किया जाता है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे सपेरा नृत्य या सांप नाचने वाला नृत्य है। इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में मानवता की वर्ष 2010 से शामिल किया गया था। कालबेलिया नृत्य में पुरुष आमतौर पर अलग अलग पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं और कालबेलिया समुदाय की महिलाएं नृत्य करता है इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि कालबेलिया नृत्य सभी राजस्थानी नृत्यों में सबसे कामुक नृत्यों में से एक माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहा कि भारत के पहले इंजन रही ट्रेन का नाम क्या हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस एक भारतीय उच्च गति वाली अंतर नगरीय इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है। इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि आईसीएफ के द्वारा पेरम्बूर चेन्नई में भारतीय सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत 18 महीनों की अवधि में डिजाइन और निर्मित किया गया था। परीक्षणों के दौरान इसने अधिकतम गति 180 किलोमीटर पर घंटा प्राप्त किया है। मार्गों के रेलवे ट्रैक की गति सीमा के कारण वास्तविक शीर्ष गति 130 किलोमीटर पर घंटा तक सीमित है, जिसका उपयोग वंदे भारत एक्सप्रेस के द्वारा किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे कि मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही और कला अनुक्रमणी कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल, ये हो जाएगा।
देखिए पाषाण काल, यह सबसे पहला पाषाण युग है जिसकी शुरुआत जो है 2.6 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। यह युग सबसे आदिम पत्थर के औजारों से जाना जाता है। इस युग के मानव छोटे छोटे समूहों में रहते थे और पौधों को इकट्ठा करते थे। उसके बाद इसमें मछली पकड़ने, उसके बाद शिकार करने, ये सब में लगे रहते थे। पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे लंबा काल माना जाता है। इस काल को निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल में विभाजित किया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि इस काल के अंत में लोगों ने आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं का विकास किया है, जैसे कि कुछ उत्खननों में दर्शाया गया है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहा कि अक्टूबर 2018 में प्रक्षेपित की गई भारतीय मिसाइल पृथ्वी 2 की विशेषताएं क्या हो जाएगा? तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये हो जाएगा। देखिए पृथ्वी 2 एक स्वदेशी रूप से विकसित धरातल से धरातल पर मार करने वाली लघु परिधि बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी सीमा लगभग 250 से 350 किलोमीटर है। यह एक एकल चरण तरल ईंधन वाली मिसाइल है जिसकी युद्ध शीर्ष वहन क्षमता 500 से 1000 kg है। इसे शुरू में भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया था, लेकिन बाद में इसे भारतीय सेना में भी शामिल किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि इसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा इसके एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। यह बहुत उच्च परिशुद्धता के साथ लक्ष्यों को प्रहार करने में सक्षम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो देखिए कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नीता अंबानी हो जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉजेन जो कि स्विट्जरलैंड में है। IOC का जो मुख्यालय है जेनेवा झील के तट पर 1915 से लॉजेन में है। यह पियरे डी कोरबुटिन थे जिन्होंने इस शहर को चुना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे कहा कि बाहरी हिमालय को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए शिवालिक के रूप में जाना जाता है बाहरी हिमालय को। ठीक है, शिवालिक को बाहरी हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। ये बड़े उत्तरी मैदानों और लघु हिमालय के बीच स्थित है। हिमालयी मोर्चे का भ्रंश भारत के उत्तरी मैदानों को शिवालिक पर्वतमाला से अलग करता है। शिवालिक की जो ऊंचाई है 600 से 1500 मीटर तक अलग अलग होता है। ये पोटवार पठार से ब्रह्मपुत्र घाटी तक 2400 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। शिवालिक की चौड़ाई हिमाचल प्रदेश में 50 किलोमीटर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर तक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहा कि 2014 में पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाले सारंगी वादक का क्या नाम हो जाएगा? तो देखिए ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा उस्ताद मोइनुद्दीन खान हो जाएगा। देखिए उस्ताद मोइनुद्दीन खान एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ थे जो मुख्य रंगी में अपनी महारत के लिए जाने जाते थे। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित जयपुर घराने से संबंधित थे। उनका संगीत अपनी गहरी भावनात्मक गहराई, जटिल सुधारों और आत्मीय अभिव्यक्तियों की विशेषताएं था। सारंगी परंपरा के संरक्षण और प्रचार में उनके योगदान के लिए उस्ताद मोइनुद्दीन खान का अत्यधिक सम्मान किया जाता था। के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है? देखिए कौन हो जाएगा, ये जारवा जनजाति हो जाएगा। ठीक है, देखिए जारवा जनजाति भारत में अंडमान द्वीप समूह के स्वदेशी लोग हैं। दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान द्वीपों के कुछ हिस्सों में निवास करते हैं। मुख्य रूप से शिकारी संघर्षकर्ता जंगल के साथ घनिष्ठ संबंध में रहते हैं। अपने अलगाव और बाहरी प्रभाव की भेद्यता के कारण विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह माना जाता है इसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे क्या कि वर्तमान अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र प्रतीक को 7 दिसंबर 1946 को मंजूरी दी गई थी। प्रतीक में जैतून की शाखाएं किसका प्रतीक हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा दुनिया भर में शांति का प्रतीक। देखिए संयुक्त राष्ट्र का मूल प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान डिजाइनरों की एक टीम के द्वारा 1945 में बनाया गया था। डिजाइन टीम का नेतृत्व ओलिवियर लिंकन लुंडक्विस्ट ने किया था। डोनाल्ड मैकलॉगलिन टीम में शामिल थे इसमें। 13 यहाँ पे कहा कि 1878 में किस गवर्नर जनरल ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था? तो देखिए ये किया था किसने? लॉर्ड लीटन ने किया था। देखिए वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 वायसरा लॉर्ड लीटन के द्वारा उनके कार्यकाल 1876 से 1880 के दौरान पेश किया गया था। इस अधिनियम का जो उद्देश्य भारतीय भाषा के प्रेस की स्वतंत्रता को कम करना था, जो ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करता था, खासकर 1876 से 1878 के महान अकाल जैसी घटनाओं के दौरान। यह अधिनियम भारत में असहमति को नियंत्रित करने और राष्ट्रवादी भावनाओं पर अंकुश लगाने के ब्रिटिश प्रयासों का प्रतीक था। इसे 1882 में उत्तराधिकारी वायसराय लॉर्ड रिपन ने अपने उदार नीतियों के तहत निरस्त कर दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कहा कि सहायक संधि जिसके माध्यम से अंग्रेज अपने भारतीय सहयोगियों को उनकी शक्ति के बाहरी और आंतरिक खतरे से बचने के लिए जिम्मेदार थे, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो देखिए ये किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही किया गया था। देखिए लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। उन्होंने विस्तार और क्षेत्र अधिग्रहण की एक आक्रामक नीति अपनाई जिससे भारत के बड़े हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का इकाई क्या हो जाएगा? तो देखिए शक्ति का इकाई क्या है? वाट हो जाएगा। ठीक है, देखिए शक्ति विद्युत ऊर्जा के द्वारा किए गए कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। इसे पी के द्वारा दर्शाया जाता है। शक्ति का ऐसा इकाई क्या होता है? वाट होता है। इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, वाट एक छोटी इकाई होती है, इसीलिए विद्युत ऊर्जा के लिए किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा की एक इकाई जब 1 किलोवाट लोड 1 घंटे तक काम करता है तो खपत ऊर्जा को विद्युत की एक इकाई कहा जाता है।
उसके बाद जान लीजिए कि विद्युत की एक इकाई यानी कि 1 kWh बराबर 1000 वाट घंटा होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है। फिर यहाँ जान लीजिए कि 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड की ऊर्जा खपत दर को 1 वाट कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहा कि पीली क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा, तो देखिए ये होगा तेल बीज के उत्पादन की वृद्धि से। देखिए पीली क्रांति भारत में खाद्य तेल विशेष रूप से सरसों और तिल के बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम था ताकि आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। यह क्रांति 1986 में शुरू हुआ और 1987 तक 1 वर्ष तक चला। इसका उद्देश्य आयातित खाद्य तेल पर देशी की निर्भरता को कम करना और घरेलू स्तर पर उत्पादित खाद्य तेल की उपलब्धता में सुधार करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहा कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो देखिए ये होगा कौन, तो बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। देखिए बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं इसको, तो अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद उन्हें अंग्रेजों ने पदच्युत कर बर्मा के रंगून भेज दिया था। 1857 के विद्रोह ने उन्हें भारत का सम्राट घोषित करने का व्यर्थ प्रयास किया था। उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया और रंगून भेज दिया था, जहां पर 1862 में उनकी मृत्यु हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या है कि राजस्थान के किस समुदाय के द्वारा पिछले 3 शताब्दी में ब्लॉक प्रिंटिंग का पालन किया जा रहा है, देखिए कहाँ पर किया जा रहा है, चिनप्पा में किया जा रहा है, ठीक है। देखिए चिप्पा समुदाय मुख्य रूप से कपड़े को रंगने और छापने के अपने पारंपरिक व्यवसाय के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि वे क्षेत्रीय जाति से उत्पन्न हुए थे लेकिन बाद में इस शिल्प को अपना लिया। चिप्पा कारीगर अपनी जटिल ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक के लिए प्रसिद्ध है, खासकर राजस्थान के बगरू जैसे क्षेत्रों में। उसके बाद जान लीजिए कि उन्होंने भारत के जीवंत वस्त्र परंपराओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चिप्पा समुदाय की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जिसमें अपने अलग अलग रीति रिवाज, परंपराएं और सामाजिक संरचनाएं शामिल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कहा कि 2020 की सूची में दुनिया की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट कौन है, तो देखिए ये हो जाएगा नाओमी ओसाका हो जाएगा। देखिए नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट है, जिन्हें फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट 2020 की सूची में पहले स्थान पर रखा गया है। जापानी स्टार ने पिछले वर्ष में पुरस्कार राशि और विज्ञापनों से $57.3 मिलियन कमाए थे। 4 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियंस के पास टैग ह्यूगर और लुई व्यूटन जैसे ब्रांडों के साथ व्यावसायिक समझौते हैं। इसके अलावा नाइके, बीट्स बाय ड्रे और मास्टरकार्ड आदि के साथ साझेदारी भी किया है। उसके बाद जान लीजिए कि वह बॉडी आर्मर और हाइपर आइस में इक्विटी हिस्सेदारी भी खरीदती है और साथ ही पेशेवर महिला फुटबॉल टीम नॉर्थ कैरोलिना कैरेज में निवेशक भी बनी हुई है। उन्होंने खेलों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहा कि कुमार मंगलम बिरला समिति का गठन भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न में से किस क्षेत्र पर विचार करने के लिए किया गया था, तो देखिए ये हो जाएगा कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए। देखिए कुमार मंगलम बिरला समिति 1999 यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की एक संहिता की सिफारिश करने के लिए गठित किया गया था। समिति ने भारत में सेबी के कॉर्पोरेट प्रशासन संहिता का नींव रखा। इसकी सिफारिशें के कारण सूचीकरण समझौते में खंड 49 डाला गया, जिसने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए अनिवार्य और गैर अनिवार्य प्रावधान निर्धारित किया है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखिएगा कि समुद्री शैवाल का विशिष्ट रंग प्लास्टिक में स्थित वर्णन पर निर्भर करता है। कौन सा वर्णक शैवाल को हरा रंग देता है, तो देखिए ये हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा। ये देखिए क्लोरोफिल यह पौधों और शैवाल में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी प्राथमिक वर्णक है। यह एक हरा वर्णक है जो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और विशेष रूप से स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्रों में। इस अवशोषित ऊर्जा का जो उपयोग है तब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के ग्लूकोज यानी कि चीनी में जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखिएगा कि भारत के पहले रेल विश्वविद्यालय का नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। ये हो जाएगा देखिए राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान 2018 में स्थापित NRT गुजरात के वडोदरा में स्थित एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। यह परिवहन और रसद से संबंधित अलग अलग क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी शामिल है। NRTI का लक्ष्य परिवहन क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार का एक केंद्र बनना है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकसित आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह रेल और परिवहन उद्योग की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए कुशल पेशेवर को विकसित करने पर केंद्रित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या है कि एक ही पदार्थ के अंगों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो देखिए इसे सहसंबंधक बल कहा जाता है। देखिए सहसंबंधक बल ये एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है। द्रवों में सहसंबंधक बल अणुओं को एक साथ खींचते हैं, उन्हें अपेक्षाकृत संकुचित अवस्था में रखते हैं। मजबूत सहसंबंधक बल उच्च पृष्ठ तनाव की ओर ले जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखेगा कि अक्टूबर-नवंबर 2019 में 35वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया था, तो देखिए क्या था, थाईलैंड देश ने।
देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का 35वां शिखर सम्मेलन बैंकॉक में आयोजित किया गया था। एशियाई दक्षिण पूर्व राष्ट्रीय संघ एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं, जो अपने सदस्य और अन्य एशियाई देशों के बीच अंतर सरकारी सहयोग और आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या है कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या होता है। तो देखिए, इन तरंगों के माध्यम के काम तरंगों के संरक्षण की दिशा के लंबवत कंपन करता है, यही हो जाएगा। देखिए, माध्यम के कणों की अपनी माध्य स्थितियों के बारे में बार बार कंपन के कारण माध्यम से यात्रा करने वाले विक्षोभ के प्रकार को तरंग गति कहा जाता है। ध्वनि तरंग एक प्रकार का यांत्रिक तरंग होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे का कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जगह बेरन द्वीप हो जाएगा। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बेरन द्वीप ज्वालामुखी में स्थित है। यह राख और लावा से बना है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसकी पहचान की है और इस पर एक अभियान किया था। ज्वालामुखी छोटे प्रकरणों में लगभग 5 से 10 मिनट तक फट रहा था। बेरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर दूर स्थित है और यह पानी से घिरा हुआ है, जो कि स्कूबा डाइविंग के लिए आदर्श है और अलग अलग प्रकार के जल जीवन से घर है। उसके बाद जान लीजिए कि यह सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया से म्यांमार तक ज्वालामुखी की एक श्रृंखला में भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री एडमिरल डी.के. जोशी हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखेगा कि फेसबुक के कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बंद कर दिए थे। तो बॉब और एलिस ये हो जाएगा। देखिए, फेसबुक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट जिसके नाम बॉब और एलिस थी, उन्हें बंद कर दिया गया था। 2017 में फेसबुक के शोधकर्ताओं ने इन चैटबॉट से अप्रत्याशित व्यवहार देखा है। जैसा कि इरादा था, अंग्रेजों में संवाद करने के बजाय बॉब और एलिस ने एक नए आविष्कार किए गई भाषा में बातचीत करना शुरू कर दिया और यह नई भाषा संक्षिप्त रूप की एक प्रकार था जिससे वे एक दूसरे के साथ अधिक कुशलतापूर्वक संवाद कर सकते थे। हालांकि इसने अपने संचार के तरीके विकसित करने के लिए एआई की प्रभावशाली क्षमता का प्रदर्शन किया है, लेकिन इसने शोधकर्ताओं के बीच चिंता भी पैदा किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या कि मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा पहले ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में किया गया था। ठीक है, देखिए, निष्ठा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रमुख और शिक्षकों के समग्र उन्नयन के लिए पहला प्राथमिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। यह एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसे 2019-20 में समग्र शिक्षा के केंद्र प्रायोजित योजना के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जान लीजिए, देखिए क्या है कि छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करना और उन्हें सुसज्जित करना और शिक्षकों को अलग अलग पहलुओं पर जागरूकता और उनके कौशल का विकास मिलेगा, ये सब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या कि 31 मई 2019 को भारत के वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए, किसे किया गया था? निर्मला सीतारामन को जी को किया गया था। ठीक है, देखिए, निर्मला सीतारामन भारत में वर्तमान वित्त और कॉर्पोरेट मामले की मंत्री हैं। वह पहले 2014 से 2017 तक वाणिज्य और उद्योग मंत्री के पद पर रही थी। वित्त मंत्री के रूप में अपनी भूमिका में वह वार्षिक बजट की तैयारी सहित देश की आर्थिक नीतियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। वह देश की राजकोषीय नीतियों को आकार देने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निर्मला सीतारामन भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राजकोषीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अलग अलग सुधारों में भी शामिल रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा देश महाद्वीप देश है। तो देखिए, ये हो जाएगा तुर्की और जॉर्जिया, ये हो जाएगा। देखिए, महाद्वीप उस देश का वर्णन करता है जो 2 या 2 से अधिक महाद्वीपों में फैला हुआ है। एक महाद्वीप देश एक संप्रभु राज्य है जिसका क्षेत्रफल 1 से अधिक महाद्वीप पर स्थित है। उदाहरण के लिए देख लीजिए यहाँ पे रूस सबसे बड़ा प्रमुख उदाहरण है। यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। तुर्की यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है। मिस्र मुख्य रूप से अफ्रीका में, लेकिन एशिया में सिनाई प्रायद्वीप भी शामिल है। उसे देखिए कजाकिस्तान ज्यादातर एशिया में, यूरोप का छोटा सा हिस्सा भी शामिल है। उसके देखिए ये देश अपने कई महाद्वीपों में स्थित के कारण अद्वितीय भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभावों का अनुभव करता है। सटीक महाद्वीप सीमाएं कभी कभी बहस का विषय हो सकता है, खासकर रूस और तुर्की जैसे मामलों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिए यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा अधिनियम भारत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। देखिए हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जून 1773 में ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। यह पहला संसदीय अनुसमर्थन और प्राधिकरण था जिसने भारत में अपनी संपत्तियों के संबंध में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति और अधिकार को परिभाषित किया था। अधिनियम पारित करने का कारण पृष्ठभूमि था। ईस्ट इंडिया कंपनी गंभीर वित्तीय संकट में थी और 1772 में ब्रिटिश सरकार से 1 मिलियन पाउंड का ऋण मांगा था।
उसके बाद देखिए क्या हुआ था, कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप व्याप्त थे। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्थापित प्रशासन के दोहरे रूप के कारण जटिलताएं पैदा हुआ। 1769 में मैसूर के हैदर अली के खिलाफ कंपनी की हार हुआ था। इसके देखिए क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कहा कि जल्लीकट्टू क्या है ये बताना है। तो देखिए तमिलनाडु में एक लोकप्रिय एक पारंपरिक बैल वशीकरण है, ये हो जाएगा। देखिए जल्लीकट्टू एक बैल को काबू में करने का एक खेल है जो तमिलनाडु राज्य में पारंपरिक रूप से आयोजित किया जाता है, जो माटू पोंगल नामक पोंगल त्यौहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मदुरै जिले के अलंगनुलूर, पालामेडु और अनिवियापुरम जल्लीकट्टू के लिए सबसे लोकप्रिय स्थल है, जो ज़्यादातर मध्य और दक्षिणी तमिलनाडु जिलों में पोंगल के फसल उत्सव के दौरान और उसके कुछ महीनों के बाद आयोजित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे कहा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च किसके विजन किए थे सभी किया गया था। तो देखिए किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में। देखिए डॉक्टर होमी जे भाभा ने भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीकी विकसित किया है। होमी जहांगीर भाभा एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें अक्सर भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। 1954 में भाभा ने ट्रॉम्बे में एक परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया, जिसका नाम बाद में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बार्क रखा गया। परमाणु ऊर्जा के एक प्रबल समर्थक भाभा ने 1955 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया और वह अपनी मृत्यु तक भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख बने रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिए यहाँ पे कहा कि भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का उद्देश्य क्या प्राप्त करना है। तो देखिए ये हो जाएगा शिक्षा की पहुंच, सामंत और गुणवत्ता, ये हो जाएगा। स्वयं योजना ओडिशा बेरोजगार युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। स्वयं का जो उद्देश्य 18 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। पात्र व्यक्ति अपने व्यवसायों को शुरू करने या विस्तारित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकता है इसके तहत। उसके बाद जान लीजिए यह योजना बेरोजगार या कम रोजगार वाले युवाओं को लक्षित करता है जिसके पास सरकारी योजनाओं से बकाया ऋण नहीं है। शहरी युवाओं के लिए स्वयं यानी कि शहरी योजना समान ऋण प्रावधानों के साथ स्वरोजगार का सुविधा प्रदान करता है। इस पहल के 2 वर्षों तक संचालित होने की उम्मीद है, जिसमें राज्य के कोष से कुल 672 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या कि जानवर अक्सर सुरक्षा के लिए अपने परिवेश में घुल मिल जाते हैं, निम्न में से कौन ऐसा करता है। तो देखिए ये हो जाएगा कौन होगा, ये गिरगिट हो जाएगा। ठीक है, गिरगिट। देखिए गिरगिट ज़्यादातर अफ्रीका के वर्षा वनों और रेगिस्तानों में रहते हैं। उनकी त्वचा का रंग उन्हें अपने आवास में घुलने मिलने में मदद करता है। वे अक्सर गर्म होने या ठंडा होने के लिए रंग बदलते हैं। सभी गिरगिट की आँखों की एक जोड़ी होती है। उनकी आँखें एक साथ 2 अलग अलग दिशाओं में घूम सकती है, जिससे छिपकलियों को अपने परिवेश का मनोरम दृश्य मिलता है। इस प्रकार की दृष्टि को एकल नेत्र दृष्टि कहा जाता है। यह जानवर को सुचारू रूप से 2 वस्तुओं पर एक साथ नजर रखने में मदद भी करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या है कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 27.3 पृथ्वी दिन लगता है। चूंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में 27.3 दिन लगते हैं और अपनी धुरी पर घूमने में भी लगभग 27.3 दिन लगते हैं। इस प्रकार चंद्रमा के अपनी धुरी पर घूमने का समय इसकी कक्ष तल के साथ परिक्रमा के साथ मेल खाता है। चंद्रमा अपनी धुरी पर एक घुमाव पूरा करता है क्योंकि यह पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करता है। परिणाम स्वरूप हम कुछ हद तक चंद्रमा का हमेशा एक ही चेहरा पृथ्वी की ओर होता हुआ देखेंगे। चंद्रमा एक दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो उसका घूर्णन धीमा होता है, इसीलिए पूर्वी तरफ अतिरिक्त 8 डिग्री दिखाई देता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उसका घूर्णन तीव्र होता है, इसलिए पश्चिम तरफ अतिरिक्त 8 डिग्री दिखाई देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए यहाँ पे कहा कि कंप्यूटर तकनीक में VR का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल रियलिटी ये हो जाएगा। देखिए वर्चुअल रियलिटी एक इमर्सिव आर्टिफिशियल दुनिया बनाता है जो तकनीक के उपयोग से काफ़ी वास्तविक लग सकती है। अनुकरणित वातावरण वास्तविक दुनिया के समान हो सकता है, जैसे कि पायलट या युद्ध प्रशिक्षण के लिए सिमुलेशन में, या वास्तविक से काफ़ी भिन्न हो सकता है। कथन भी गलत है क्योंकि यह अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं किया गया है। उच्च निष्ठा वर्चुअल रियलिटी अनुभव बनाना आसान होता है। सीमित उपकरणों के कारण उच्च निष्ठा बनाना मुश्किल हो जाता है। वर्तमान में उच्च निष्ठा वाला आभासी वास्तविकता अनुभव निर्मित करना बहुत कठिन है, जिसका मुख्य कारण है प्रोसेसिंग पावर, छवि रिजोल्यूशन और संचार बैंडविड्थ पर तकनीकी सीमाएं। ये सब हो जाएगा। इस यहाँ पे क्या है कि संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल जितने ऊंची आवाज़ निकाल सकते हैं, लेकिन वह अक्सर कम आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ जमीन से होकर गुजरती है। इन ध्वनियों को कहा जाता है क्या, तो देखिए इसे इंफ्रासाउंड कहा जाता है।
मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति लगभग 20 Hz से 20,000 Hz यानी कि 1 हर्ट्ज बराबर 1 चक्र प्रति सेकंड तक होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे और कुछ जानवर जैसे कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज, जिनमें से 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000 हर्ट्ज होता है, की ध्वनि सुन सकता है। पुलिस उच्च आवृत्ति वाली सीटियों का उपयोग करती है, जिसे कुत्तों तो सुन सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कहा कि मुगल के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष दीवानी अधिकार प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 1765 ईस्वी को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1765 में बंगाल पर दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया है। यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि इसने क्षेत्र के प्रशासन और वित्त पर प्रभावी रूप से ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित कर दिया। दीवानी या भूमि राजस्व एकत्र करने का अधिकार मुगल साम्राज्य के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था और कंपनी को इसका हस्तांतरण मुगल सत्ता के पतन का संकेत था। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सबसे अच्छा वर्णन करता है डाटा को एक विशेष कोडित रूप से संग्रहित करने में और संचार करने में एक विधि, ताकि केवल वही इस पद और संसाधित कर सके जिनके लिए अभिप्रेत है, जिसमें डाटा का इनकोडिंग और डिकोडिंग शामिल होता है। तो देखिए ये हो जाएगा क्रिप्टोग्राफी। ये हो जाएगा देखिए क्रिप्टोग्राफी साइबर सुरक्षा का एक विशिष्ट क्षेत्र है। क्रिप्टोग्राफी को सुरक्षित संचार तकनीकों के अध्ययन के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जो केवल संदेश के प्रेषक और इच्छित प्राप्तकर्ताओं को ही इसकी सामग्री देखने की अनुमति देते हैं। यह माइक्रोडॉट्स या मार्जिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके छवियों में जानकारी के स्पष्टीकरण को शामिल करता है। इसका जो उपयोग है वो लिखित दस्तावेज की सुरक्षा के लिए किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी का मुख्य उद्देश्य सामग्री और छवियों को अस्पष्ट करना प्रतीक होता है। सूचना प्रौद्योगिकी संदर्भ में क्रिप्टोग्राफी का वास्तविक लक्ष्य किसी भी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की गोपनीयता और अखंडता सुनिश्चित करना होता है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।